नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। भारतीय संविधान रिवीजन सीरीज की आज हमारी छठी क्लास है। इससे पहले जो 5 क्लासें हुई हैं उसमें हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 242 तक के जो अनुच्छेद हैं उनका रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। किसी अनुच्छेद में आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस आर्टिकल पर अगली क्लास में पुनः चर्चा कर लेंगे। आज की जो क्लास है उसमें हम अनुच्छेद 243 से 243 जेड जी पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, यहां से लगभग एक क्वेश्चन बनता रहता है हर पेपर में। अब आपको ध्यान क्या देना है, हम आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो आज की क्लास में हम 2 संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पंचायत राज संस्थाएं, ठीक है, हम इन पर चर्चा करेंगे, और दूसरा नगरीय निकाय। इन 2 चीजों पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं एक संविधान संशोधन 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993। अब इसके द्वारा क्या प्रावधान किए गए, क्या किया गया था, उसको आप लिखते चलेंगे। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, वैसे के वैसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। इस संशोधन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरा, कौन से भाग में पंचायत राज संस्थाओं का उल्लेख है? तो भाग 9 में पंचायत राज संस्थाओं का उल्लेख है। किन अनुच्छेदों में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक के जो आर्टिकल्स हैं उनमें पंचायत राज संस्थाओं के बारे में उपबंध या प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा कौन सी अनुसूची इसके द्वारा जोड़ी गई थी? तो अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई, और इस अनुसूची 11 में 29 कार्यों का उल्लेख है, या 29 कार्यों या विषयों का उल्लेख है। यह बात आपको याद रखनी। अब तक हमने 3 बातें पढ़ी, इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, इस संशोधन के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 में पंचायतों के बारे में प्रावधान किए गए, और अनुच्छेद 243 से 243 ओ के मध्य में पंचायतों के बारे में प्रावधान किए गए। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, और इसमें 29 विषयों का उल्लेख है जो कि पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित है। अब इसके लागू होने की दिनांक जो है वो है 24 अप्रैल 1993। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। और राजस्थान में इसके लागू होने की दिनांक, 23 अप्रैल 1994। ये 2 बातें आपको और याद रखनी है। यह था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। अब हम बात करते हैं पंचायत राज संस्थाओं के बारे में जो अनुच्छेदों में प्रावधान है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जो किए गए उनके बारे में। सबसे पहले अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 जो है इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। किसके लिए? भाग 9 में पंचायत राज संस्थाएं जो जोड़ी गई हैं उनके बारे में किस चीज का अर्थ क्या होगा वो परिभाषाएं 243 में बताई गई है, ठीक है। अब चलते हैं 243 ए। 243 ए में ग्राम सभा का गठन कैसे होगा, उसके कार्य क्या होंगे, उसकी शक्तियां क्या होंगी, उन सब के बारे में 243 ए में बताया गया। ग्राम सभा की परिभाषा 243 में है, और 243 ए में ग्राम सभा का गठन, संरचना, कार्य, शक्तियां, उन सब चीजों का उल्लेख अनुच्छेद 243 ए में है। 2 अनुच्छेद हमने देखे, अनुच्छेद 243 परिभाषाएं, अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 बी त्रिस्तरीय संरचना।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो पंचायत राज संस्थाएं हैं उनके 3 स्तर होंगे। कितने स्तर होंगे? 3 स्तर। कौन कौन से? पहला होगा ग्राम पंचायत, जो कि गांवों के लेवल पर होगी। मध्य स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर या उच्चतम स्तर पर जिला परिषद होगी। ये 3 स्तर बताए गए त्रिस्तरीय संरचना या पंचायतों के। कौन कौन से? इस साइड में लोगो आ रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, इस साइड में लिख देता हूं मैं। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। लेकिन इसमें एक प्रावधान और जोड़ा गया कि ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। कौन से राज्य? जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर 2 ही स्तर होंगे। ठीक है, ये बात भी इसमें जोड़ी गई है। अब ये चीज हम पढ़ चुके हैं 3 आर्टिकल। 243 परिभाषाएं पढ़ी, 243 ए में ग्राम सभा का गठन, संरचना, कार्य, शक्तियों के बारे में पढ़ा। 243 बी में त्रिस्तरीय संरचनाएं पढ़ी। त्रिस्तरीय संरचनाओं का अर्थ होता है कि जो पंचायत राज संस्थाएं हैं उसके 3 स्तर होंगे। सबसे निम्न होगा जो होगा ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति और उच्चतम स्तर पर होगी जिला परिषद। लेकिन एक प्रावधान और जोड़ा गया, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पंचायतों के 2 ही स्तर होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आती है पंचायतों की संरचना। अब इन दोनों में फर्क क्या है? त्रिस्तरीय संरचना हमने देख ली, अब ये पंचायतों की संरचना। इसमें यह बताया गया है कि सदस्य और अध्यक्ष के जो चुनाव है ना, वो किस तरीके से होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 सी में है कि भाई सदस्य कैसे चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष चुने जाएंगे, अप्रत्यक्ष चुने जाएंगे, अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुना जाएगा, अप्रत्यक्ष चुना जाएगा। इन सब चीजों के बारे में जो उपबंध या प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 सी में किया गया है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 243 डी क्या कहता है? ये आरक्षण की बात करता है कि किन सीटों पर आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू होंगे, किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा। इन सब चीजों का जो आधार है वो अनुच्छेद 243 डी है। पंचायत राज संस्थाओं में एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। जितनी जनसंख्या होगी उसी अनुपात में उनके लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए एक बार पेन चेंज करते हैं। आरक्षण संबंधी बात करें तो एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाएगा उनके जनसंख्या के अनुपात में। किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में। इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, महिलाओं को आरक्षण 1/3 दिया जाएगा। ये जो पंचायतों की जितनी सीटें होंगी वो 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये प्रावधान इसमें किया गया। ठीक है, पिछड़े वर्ग के बारे में क्या उपबंध किया गया? पिछड़े वर्ग के बारे में उपबंध था कि राज्य विधानमंडल स्वयं निर्धारित करेगा कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना है, नहीं देना है या कैसे देना है। सीटों का जो आरक्षण की सीटें होंगी उनका निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो सीटें चक्रीय आधार पर निर्धारित की जाएंगी कि इस बार कौन सी सीटें आरक्षित रहेंगी, अगली बार कौन सी रहेंगी। सॉरी, उनका निर्धारण चक्रीय आधार पर किया जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है अनुच्छेद 243 डी में। इसके बात करें 243 ई, पंचायतों का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है। अगला जो चुनाव है वो इस कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले करवा लिया जाता है। क्या? अगला चुनाव कार्यकाल पूरा होने से पूर्व करवा लिया जाता है, पूरा होने से पहले। एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझते हुए चले। सेम आर्टिकल हमें नगर पालिका में मिलेंगे, वहां हमें इतना जोर नहीं पड़ेगा याद करने में, इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, यदि किसी कारणवश पद पहले रिक्त हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है पहले, तब क्या उपबंध है? तो नए चुनाव 6 माह में करवाने होंगे। ये अनिवार्य है, अनिवार्य उपबंध है कि यदि पद रिक्त हो जाता है तो नए चुनाव 6 माह में करवाने होंगे। हमने 6 आर्टिकल पढ़े, एक बार दोबारा इनको हम अगले पेज पर देखते हैं। आर्टिकल 243 पढ़ा। 243 में हमने देखा कि इसमें परिभाषाएं दी गई थी
पंचायत राज संस्थाओं के बारे में। 243 एक ही बात हम करें तो इसमें ग्राम सभा के बारे में उपबंध थे। क्या उपबंध थे? ग्राम सभा का गठन कैसे होगा, उसकी संरचना क्या होगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी, उनके कार्य क्या होंगे, इन सब चीजों के बारे में उपबंध अनुच्छेद 243 ए में। 243 बी पंचायत राज की त्रिस्तरीय संरचना, इसको थोड़ा समझिए। त्रिस्तरीय संरचना का मतलब है कि जो पंचायतों के स्तर है ना, वो 3 स्तर होंगे। कितने स्तर होंगे? 3 स्तर। सबसे नीचे जो स्तर होगा उसका नाम है ग्राम पंचायत, ठीक है। मध्यम स्तर पर पंचायत समितियों का गठन किया जाएगा और उच्चतम स्तर पर जिला परिषद होगी। यह बात की गई है सीधी सीधी, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा उपबंध जोड़ा गया है जिसको आप स्टार मार्क करके लिखें। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, वहां पर 2 ही स्तर होंगे। यह बात आपको याद रखनी है। जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर पंचायत राज संस्थाओं के 2 ही स्तर होंगे। इसके बारे में उपबंध भी अनुच्छेद 243 बी में है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 सी की, पंचायतों की संरचना। अब इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है यह मैं आपको बता देता हूं। इसमें बताया गया है सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, अर्थात सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाएंगे, अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुने जाएंगे, जिस आधार पर उनका चुनाव किया जाएगा, इसके बारे में उपबंध अनुच्छेद 243 सी में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 243 डी, जो पहली हमने पीपीटी देखी उस पर। इसमें किस बात का उल्लेख है? तो इसमें पंचायतों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। इसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। एक एक पॉइंट को आप समझते चले, जब हम डिटेल में क्लास लेंगे तब और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी मैं यहीं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा, महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा? तो जो पंचायत राज संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। कितना आरक्षण? 1/3, ठीक है। पिछड़े वर्ग के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? पिछड़े वर्ग के लिए प्रावधान किए गए हैं कि इनका निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगी। वो देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो ना दे, ठीक है। और एक चीज और रखना कि सीटों का निर्धारण कैसे होगा, तो सीटें चक्रीय आधार पर निर्धारित की जाएंगी। इस बार कोई फलानी सीट अगर आरक्षित सीट है तो अगली बार कोई दूसरी सीट आरक्षित सीट होगी। ये बातें आपको याद रखनी। अब बात करें 243 ई की। 243 ई में कार्यकाल है। कार्यकाल होता कितना है? पहली बैठक से 5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होता है, और यदि बीच में पद रिक्त हो जाता है तो उपचुनाव करवाने पड़ते हैं। उपचुनाव के समय पर 6 माह में उपचुनाव करवाए जाने अनिवार्य हैं, ठीक है। 6 माह में ही करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा यदि कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का होता है तो 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले, 5 वर्ष के पूरा होने से पहले नए चुनाव करवा लिए जाते हैं। अब तक जो पहली पीपीटी थी उस पर हमने ये सब देखा। अब हम अगली पीपीटी पर चलते हैं। 243 एफ योग्यताओं के बारे में बताया गया है। किसकी योग्यताएं? कि जो भी लोग पंचायत राज संस्थाओं के सदस्य बनेंगे उनकी क्या योग्यताएं होंगी। एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। इसके बाद भारत का नागरिक होगा, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद की जो भी योग्यताओं का निर्धारण है वो राज्य विधानमंडल स्वयं करेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। 243 जी पंचायतों की शक्तियां, कार्य और प्राधिकार, कि पंचायतों की क्या शक्तियां होंगी, पंचायतें क्या काम करेंगे, उनके क्या प्राधिकार होंगे, इन सब चीजों के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 243 जी में। 243 एच पंचायतों को कर लगाने की शक्ति। कर कहां लगा सकते हैं? जैसे कोई बाजार पर कर लगा दिया, किसी मेले का आयोजन हो रहा है वहां पर कर लगा दिया, इस प्रकार के कर पंचायत लगा सकती है। इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 243 एच में किया गया है, ठीक है।
तीनों अनुच्छेद याद हो जाने चाहिए, बहुत इजी अनुच्छेद है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अनुच्छेद 243 एफ योग्यताओं के बारे में प्रावधान करता है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, शेष का निर्धारण राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों के लिए शक्तियां, कार्य और प्राधिकार। अनुच्छेद 243 एच पंचायतों को कर लगाने की शक्ति। ठीक है, अब हम बात करते हैं 243 आई। ये इंपॉर्टेंट है, 243 के इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। ठीक है, गठन करेगा कौन? तो राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होगा? तो 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, फिर 5 वर्ष बाद दूसरे वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। पंचायत राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण अनुच्छेद 243 जे में किया बताया गया है। ठीक है, कि पंचायतों का लेखा परीक्षण किया जाएगा। और राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में इसका उल्लेख है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे भी आएंगे, बताते चलेंगे। दोबारा ही ये चीज हम नगर पालिकाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। जहां पर 243 आई है वहां पर वाई और जुड़ जाएगा। 243 वाई में नगरीय निकायों के बारे में, राज्य वित्त आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी पेज की दोबारा 243 एफ। इसमें योग्यताएं हैं। क्या योग्यताएं बताई गई हैं या अनर्हताएं, कि ऐसा व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी, वो ही व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए काबिल है। ठीक है, अब बात करते हैं 243 जी में। इसके अलावा अन्य जो योग्यताएं हैं उसका निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा, ये आपको याद रखना है। इसमें पंचायतों के कार्य, शक्तियां और प्राधिकार का वर्णन है या उनके बारे में प्रावधान किए गए हैं। 243 एच, इसमें प्रावधान किए गए हैं पंचायतों को कर लगाने की शक्ति। ठीक है, यह चीज आपको याद रखनी है। और 243 आई सबसे इंपॉर्टेंट है, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा या राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्तियां कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। कितने वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष बाद नए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, 243 जे पंचायत राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण। पंचायत राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण किसका? पंचायत राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण। यह अनुच्छेद 243 जे में लिखा गया है। अब 243 के, अनुच्छेद 243 के बात करता है राज्य निर्वाचन आयोग की। जब हम ये चीजें सारी पढ़ेंगे नगरीय निकायों के लिए तो उसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी वो चीजें क्लियर होती हुई चलेंगी। आगे बात करें 243 एल, जो प्रावधान राज्यों के लिए किए गए हैं वही प्रावधान यूटी में भी लागू होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। 243 एम, इसमें उन क्षेत्रों का उल्लेख है जहां पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, ये सब चीजें, ये प्रावधान कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये सब हम डिटेल वाली क्लास में देखेंगे। आपको याद रखना है कि अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि पंचायत राज संस्थाओं के बारे में उन क्षेत्रों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है जहां पर ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं, तो अनुच्छेद 243 एम में है। विद्यमान विधियों का बना रहना, अनुच्छेद 243 एन कहता है कि जो विद्यमान विधियां हैं वो बनी रहेंगी इस संशोधन अधिनियम के बाद भी। ठीक है, लेकिन उनमें इस संशोधन के अनुरूप परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 243 ओ की, न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते, आगे चलें तो पहले 243 एल देख लें। जो प्रावधान किए गए हैं वो यूटी में भी लागू होंगे। कहां पर लागू होंगे? यूटी में भी लागू होंगे। 243 एम क्या कहता है कि उन क्षेत्रों का उल्लेख है जहां पर ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं। 243 एन, यदि इस संशोधन अधिनियम से पहले कोई विधियां बनाई गई थी और वो विधियां प्रचलित हैं या विद्यमान है तो वो बनी रहेंगी। और 243 ओ क्या कहता है कि निर्वाचन संबंधी जो मामले होंगे उनमें न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन रहेगा।
ठीक है, कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इस बात का प्रावधान 243 में। ये सारी चीजें पंचायत राज संस्थाओं के बारे में हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। ठीक है, इसके द्वारा लिखेंगे, अब मेरे साथ साथ लिखते भी चले, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगरीय निकाय होते कौन कौन से? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। ठीक है, यह बात आपको याद रखना है। नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 74वें संविधान संशोधन। दूसरा, इसके द्वारा भाग 9 क जोड़ा गया, 9 ए लिख दो, 9 क लिख दो, और अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक के अनुच्छेद इसके द्वारा जोड़े गए 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 12 जोड़ी गई और उसमें 18 विषय नगरीय निकायों को दिए गए। ये चीजें आपको याद रखनी। इसके बाद एक लास्ट बात, इसकी लागू होने की दिनांक क्या थी? तो थी 1 जून 1993। और राजस्थान में लागू कब हुआ? तो राजस्थान में लागू होता है 9 अगस्त 1994। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें। इस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और भाग 9 ए जोड़कर उनके लिए प्रावधान किए गए। भाग 9 ए में आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक के अनुच्छेद आते हैं। अनुसूची 12 जोड़ी गई और इसमें 18 विषय जोड़े गए नगरीय निकायों के लिए। लागू होने की दिनांक 1 जून 1993 और राजस्थान में इसे लागू कब किया गया? 9 अगस्त 1994। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि 243 पी में क्या है। परिभाषाएं हमने 243 देखा, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों के बारे में, पंचायत संस्थाओं के बारे में परिभाषाएं थी। 243 पी में नगरीय निकायों के बारे में परिभाषाएं। ठीक है, हमने 243 बी पढ़ा जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था दी गई। यहां 243 क्यू देखिए, उसमें वही गठन है नगरीय निकायों का और त्रिस्तरीय व्यवस्था है। राजस्थान में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये 3 स्तर हैं। ठीक है, इन चीजों को आपको याद रखना है। फिर आते हैं अगला 243 आर, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर कुछ सदस्यों को इनमें नियुक्त कर सकता है, नियुक्त नहीं, मनोनीत कर सकता है। ठीक है, 243 आर एस, आर नहीं, आर तो हमने पढ़ लिया। 243 एस, वार्ड समितियां। वार्ड समितियों का गठन कहां किया जाएगा? न्यूनतम 3 लाख की जनसंख्या आवश्यक है वार्ड समिति के गठन के लिए, यह आपको याद रखना है। ठीक है, वार्ड समिति के गठन के लिए न्यूनतम 3 लाख की जनसंख्या होना आवश्यकता है। जहां 3 लाख लोग रहेंगे वहां वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। 243 टी आरक्षण, सेम वही आरक्षण जो वहां किया गया था पंचायतों के लिए 243 डी में। एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में, महिलाओं को 1/3, पिछड़े वर्ग को राज्य विधानमंडल डिसाइड करेगा। और अनुपात सीटों का निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो चक्रीय आधार पर सीटें निर्धारित की जाएंगी। ये चारों के चारों उपबंध यहां भी वही है, सेम वही जो थे वो के वो उपबंध यहां। ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, आपको सीधा सीधा याद रखना है। 243 यू कार्यकाल, सेम वही, प्रथम बैठक से 5 वर्ष, वही सारे उपबंध। यदि पहले भंग हो जाती है तो 6 माह में किए जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कार्यकाल, अब इन चीजों को हम वहां से लिंक करते हुए चलेंगे। अब एक बार देखते हैं 243 पी। मैं इधर लिखूंगा नगर पालिका या नगरीय निकाय, क्या लिखेंगे यहां पर? नगरीय निकाय, ताकि दोनों चीजें आपको याद होती चली जाएं। और ये मैंने एक डॉट बना दिया, यहां लिखूंगा मैं पंचायत। ठीक है, इसको समझते हुए चलेंगे। 243 पी परिभाषाएं। ठीक है, यहां परिभाषाएं थी
पंचायत राज संस्थाओं की अनुच्छेद 243। 243 क्यों? त्रिस्तरीय व्यवस्था, सेम की सेम त्रिस्तरीय व्यवस्था हमने देखी थी 243 बी में, क्योंकि 243 एक ही बात करें तो उसमें ग्राम सभा का वर्णन था। 243 एस क्यू आर सदस्यों का मनोनयन, सदस्यों को मनोनीत कौन करेगा? राज्य विधानमंडल कानून बनाकर कर सकता है। ऐसा कोई प्रावधान 243 पंचायत राज संस्थाओं के लिए हमने नहीं देखा। ठीक है, आगे चलते हैं। 243 एस वार्ड समिति, वार्ड समिति के गठन के लिए इन्होंने बताया कि न्यूनतम जो जनसंख्या है वो 3 लाख होनी चाहिए, वहां पर वार्ड समिति गठित की जाएगी। ऐसा भी कोई उपबंध हमने पंचायत राज के लिए नहीं देखा। अब हम आगे चलते हैं। 243 टी आरक्षण नगरीय निकायों के लिए, और इधर 243 डी में आरक्षण के प्रावधान थे। अब देखिए, आरक्षण वही है, एससी एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा और महिलाओं को 1/3 दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग का निर्धारण राज्य विधानमंडल स्वयं करेगा और सीटों का निर्धारण चक्रीय आधार पर किया जाएगा। ठीक है। 243 यू, इसमें कार्यकाल है। 243 ई में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कार्यकाल का उल्लेख है। कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष, पहले भंग हो जाएगी तो 6 माह में नए चुनाव शेष अवधि के लिए। ठीक है। और यदि कार्यकाल पूरा हो रहा है तो नई जो नगर पालिका या पंचायत राज संस्थाएं गठित की जाएंगी उनका चुनाव पहली वाली के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही करवा लिया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। ये हमने पहली पीपीटी पर पढ़ा। इधर हमने पंचायत राज संस्थाओं के वो ही अनुच्छेद देख लिए जिनका प्रावधान नगरीय निकायों का है, वो पंचायत राज में कहां है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 243 योग्यताएं सेम वही, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, भारत का नागरिक, और बाकी राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगा। 243 नगरीय निकायों की शक्तियां, कार्य और प्राधिकार। 243 कर लगाने की शक्ति, बाजार कर, मेला कर आदि कर लगा सकती है। 243 राज्य वित्त आयोग राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है, 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है, उसके बाद दूसरा वित्त आयोग आएगा। 243 नगरीय निकायों का लेखा परीक्षण, और 243 राज्य निर्वाचन आयोग। वापस वैसे ही रिवीजन करते हैं। नगरीय निकाय, अगर आपने पंचायत राज सही ढंग से पढ़ लिया तो नगरीय निकाय याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे 243 243 इसमें है योग्यताएं, अनर्हताएं, और सेम ये की ये बात हमने 243 ऐप में भी पढ़ी है। वहां पर योग्यताओं का उल्लेख था जिसमें बताया गया था कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, अन्य जो योग्यताएं हैं उनका निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा। इसे अनर्हताएं भी कहा जाता है। यदि कोई इन कंडीशंस को पूरा नहीं करता है तो पंचायत राज का सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना। 243 नगरीय निकायों के कार्य, शक्ति व प्राधिकार। सेम ये की ये बात अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों के लिए लिखी गई है, कार्य, शक्ति और प्राधिकार। 243 कर लगाने की नगरीय निकायों की शक्ति, सेम वही बात 243 में पंचायत राज संस्थाओं की कर लगाने की शक्ति। 243 राज्य वित्त आयोग, कौन सा? राज्य वित्त आयोग, और ये की ये बात 243 में लिखी गई है, राज्य वित्त आयोग। ठीक है। 243 नगरीय निकायों का लेखा परीक्षण। इधर चलेंगे तो 243 आई के बाद जे। ठीक है। 243 राज्य निर्वाचन आयोग, और ये 243 राज्य निर्वाचन आयोग। चीजें बिल्कुल सेम है। अगर आपको पंचायती राज याद है तो नगरीय निकाय याद हो जाएगा, और नगरीय निकाय याद है तो पंचायती राज याद हो जाएगा। ऐसे के ऐसे जब इनको आप बार बार पढ़ेंगे 3 से 4 बार तो इजीली चीजें आपके याद होने लग जाएंगी।
आप उनके कंठस्थ रट लेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज लिखी हुई है। फिर उनकी डिटेल में क्या है ये तो हम डिटेल वाली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन हमें एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना कि 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग है, 243 जेड में निर्वाचन आयोग। ये जब हम पता होगा तो हम इसके बाद पढ़ लेंगे ना राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, वो सब चीजें हम डिटेल वाली क्लास में पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं 243 जेड बी, ये सभी प्रावधान यूटी में लागू हों। वही बात जो एल में पढ़ के आए थे। उन क्षेत्रों का उल्लेख जहां ये प्रावधान लागू नहीं होता, अनुच्छेद 243 जेड सी, जिला योजना समिति, इसको टिक मार कर लो, ये इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे हम जब पूरी क्लास लेंगे। लगभग इसमें 20 से 25 या 30 मिनट की क्लास भी होगी। ठीक है, जिला योजना समिति, जिला आयोजना समिति बोलते हैं, जिला योजना समिति बोलते हैं, ये याद रखना। इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 जेड डी में, 243 जेड ई महानगर आयोजना समिति, महानगर योजना समिति, जेड एफ वही चीज, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, कि जो इस संशोधन अधिनियम से पहले जो कानून बनाए गए थे वो बने रहेंगे और जो नगर पालिकाएं बनी हुई थी वो बनी रहेंगी। जेड जी, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। अब एक बार वापस देखते हैं, इधर लिखो नगरीय निकाय और इधर लिखो पंचायती राज। सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 243 जेड बी। ठीक है, 243 जेड सी, यहां है कि ये सभी प्रावधान यूटी में लागू हों। ठीक है, और यहां पर यही सेम बात पंचायत राज संस्थाओं के लिए 243 एल में लिखी गई है। 243 जेड सी, उन क्षेत्रों का उल्लेख जहां पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे, और ये की ये बात है 243 एम में कि वे सभी प्रावधान, ये जो प्रावधान है ये किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, इसके बारे में 243 एम बात करता है। अब बात करते हैं 243 जेड डी, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। इसमें उल्लेख है जिला आयोजना समिति। ठीक है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 जेड डी में ऐसा किसी भी प्रकार का प्रावधान पंचायत राज संस्थाओं के लिए नहीं किया गया। ठीक है, इसी में दोनों के सदस्य होते हैं, पंचायत राज संस्थाओं के सदस्य भी इसमें होते हैं और नगरीय निकायों के, वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जोड़े 74वें संविधान संशोधन द्वारा दिए गए हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। 243 जेड ई महानगर योजना समिति, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं 243 जेड एफ, इसमें है क्या है, इसमें विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, विद्यमान विधियों का बना रहना, और ये कि ये सेम बात 243 एन में लिखी गई है, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। 243 जेड जी, इसमें है न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा या कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा निर्वाचन संबंधी मामलों में, और ये की ये सेम बात है 243 ओ में। इस प्रकार ये क्लास हमारी यहीं संपन्न होती है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंचाने की कोशिश करें ताकि सभी इसका आनंद उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।